बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची शाला फैसल पर शेर के गश्त करने का वाकया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम की शेर के मालिक से इब्तदाई तहकीकात के बाद वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शेर के मालिक समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। बात करेंगे अख्तर मेराज से। अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात को वाक़या पेश आया था कराची के इलाके शाला फैसल पर, जब एक शेर जो है वो मटर गश्त करता रहा, उससे खौफराज भी फैला था। उस पर वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है उसने अपनी तहकीकात, जो इब्तदाई तहकीकात है वो मुकम्मल की है और उसमें जो है एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें शम्सुल हक नामी शख्स है जो कि कराची के इलाके गार्डन का रिहायशी है, इसे नॉमिनेट किया गया है। इसके साथ साथ इसका एक दोस्त है और मजीद जो है इसमें मजमूई तौर पर 5 लोग जो है नामजद किए गए हैं और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसमें तमाम तर गैर जिम्मेदारी जो है वो मालिक की साबित हुई है। ना तो इनके पास कोई परमिट था शेर को पालने का, क्योंकि ये दरिंदा है, और ना ही इन्होंने जो वाइल्ड लाइफ से इजाज़त ले रखी थी इसकी, और ना ही कोई ऐसा हिफाजती इंतजाम इन्होंने किया था रास्ते में उसको मुंतकिल करने का। इसीलिए वो कमज़ोर जो पिंजरा था उसको तोड़कर वो शेर बाहर आया और उसके बाद वो लोगों के लिए खौफ रात का बाइस बना। आपसे कुछ देर में तमाम मुलजिमान को यहाँ पेश किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात की गई है उसमें एक चीज़ ये भी सामने आई है कि गार्डन के इलाके के जो रिहायशी शख्स है उसने एक गैरकानूनी तौर पर इस जानवर को रखा हुआ था, और ये भी मालूम हुआ है कि डिफेंस के इलाके में एक किसी शख्स को ये फरोख्त किया गया था और उसकी डिलीवरी देने के लिए ये उसको लेके जा रहे थे जब ये वाकया पेश आया। इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं और अब से कुछ देर में कोर्ट में जब इनको पेश किया जाएगा तो इनके रिमांड की इस्तदा की जाएगी और वाइल्ड लाइफ वाले इनका रिमांड लेंगे, जिसके बाद मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा मिराज, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ जब ये वाकया सामने आया तो कहा जा रहा था कि शेर बीमार है, उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि ये बयान झूठा है। अगर ये बयान झूठा है तो शेर को कहाँ लेकर जाया जा रहा था और दिन दहाड़े? क्योंकि अगर इनकी मुंतकिली भी होती है तो वो तो रात के औकात में होती है। देखिए जी, वो कानूनी तौर पर जो मुंतकली होती है वो तो रात के औकात में होती है, लेकिन ये शेर तो इन्होंने रखा हुआ ही गैर कानूनी तौर पे था। इसका इनके पास कोई परमिट इजाज़तनामा नहीं था सरकार की तरफ से। तो ये उसको जो इब्तदाई तौर पर मालूमात हासिल हुई हैं ज़राए से वाइल्ड लाइफ के, तो उनका ये कहना है कि ये एक निजी पार्टी से इनका जो है ना सेल का सौदा हुआ था और उसको ये हवाले करने के लिए डिफेंस की तरफ ये जा रहे थे, तो ये वाकया पेश आया। बहरहाल इसको शेर को जो है ये फरोख्त करके किसी को देने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने इसका हिफाजती इंतजाम नहीं किया था। एक नॉर्मल सी गाड़ी इन्होंने ली, उसके साथ एक ड्राइवर, एक हेल्पर था। उनको भी इस तरह अंदाज़ा नहीं था कि शेर इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और पिंजरा भी इंतहाई कमज़ोर रखा गया था। इस बात की एहतियात ही नहीं की गई थी कि एक दरिंदा है और ताकतवर दरिंदा है, किसी भी तरह बाहर निकल सकता है। तो तमाम तर जो एहतियात के जो मामला थे उनको बालाए ताक रखते हुए ये काम किया गया, जिससे शहरियों को भी ज़हनी खौफ का सामना करना पड़ा और उनकी जानों का खतरा भी पैदा हो गया था। और शेर की बीमारी से होने के हवाले से जो बात की जा रही है उसका चेकअप करवाया जा रहा है। इस वक्त शेर को जो है वो रखा गया है कराची की चिड़ियाघर में, वहाँ पर डॉक्टर से बीमार था या नहीं था। बहरहाल ये सब कहना इस वक्त काबिल वक्त होगा। तहकीकात अभी जारी हैं और कोर्ट से जैसे इन मुल्जिमान का रिमांड मिलता है तो उसके बाद मजीद जो तहकीकात होगी उसमें तफ्तीश के बाद असल सूरत-ए-हाल सामने आएगी कि ये शेर कहाँ से आया था इनके पास और ये क्यों उसको सेल कर रहे थे और इसमें सरकारी मुलाजमीन में कौन कौन मुलविस था, इसमें कौन कौन मुलविस है। ये तमाम बातें जो हैं तहकीकात के बाद सामने आएंगी। ठीक है मेराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद बात करें। गुज़श्ता रोज़ शाला फैसल पर मटर गश्त करने वाले शेर के मालिक शम्सुल हक का बयान सामने आ गया। कहते हैं कि शेर के लाइसेंस का पता नहीं, कई माह से शेर को पाला हुआ था। मेरे भाई को तोहफे में ये शेर मिला था जिसको घर में रखा हुआ था। वैक्सीनेशन कराने के बाद घर लेकर आ रहा था। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन अमासद मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा आपने गुज़िश्ता रोज़ कराची में जंगल का बादशाह सड़कों पर निकल आया था। शारा फैसल पर शेर की जब इत्ला मौसूल हुई तो रेस्क्यू इदारों और इसी तरीके से पुलिस और वाइल्ड लाइफ के महकमा जो है जाए वकुआ पर पहुंचा और उसने 2 से 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद शेर को पिंजरे में डाला और कराची के चिड़ियाघर पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। शेर का असल मालिक शम्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएगा शम्स साहब, आपका जो शेर था वो आपने कितने महीनों से पाला हुआ था? ये तकरीबन 14-15 महीने से मेरे पास ही है और ये छोटा बच्चा आया था मेरे पास तो शौक से मैं पाल रहा था इसको। तो अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया, इस वजह से मैं इसको शिफ्ट कर रहा था कहीं।
अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ जब आप शारा फैसल से उसको गाड़ी से ले जाया जा रहा था, क्या वाक़या हुआ था? वो शेर जो है कूद कर मारा गया था। कैज तोड़ा है, कैज थोड़ा कमज़ोर था, मुझे उसका आइडिया नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो ठीक था, लेकिन कैज उसने तोड़ दिया, कैज तोड़ के वो निकल गया है। और वहाँ बिल्डिंग के पार्किंग थी, वहाँ जाके गाड़ी के नीचे बैठ गया है सुकून से। मैं खुद गया हूँ बाकायदा, वहाँ उसको हाथ वाथ मारा है, खेला हूँ उससे, उसके बाद उसको कैज में मुंतकिल करना था। अच्छा, अफवाहें फैली हुई हैं कि सुपर हाईवे में आपका जो है फार्म हाउस भी है, नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, ये मैंने घर पे ही रखा हुआ है, छोटा सा कैज बनाया हुआ है, घर पे ही शौकिया रखा हुआ है। अच्छा, घर में इसके अलावा कोई और जानवर है? नहीं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब ये आप बताया जा रहा है, महकमे की जानिब से बताया जा रहा है कि जो लाइसेंस बनता है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से लाइसेंस बनाया जाता है, वो लाइसेंस आपके पास था? नहीं, मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैंने घर पे ही रखा हुआ था, तो इसका कभी ध्यान ही नहीं गया कि लाइसेंस बनाऊं या कुछ ऐसा नहीं। लेकिन इनके इलाके में भी किसी को नहीं पता था कि मेरे पास शेर रखा हुआ है। अच्छा, छोटा सा बच्चा देखें इसमें जो होता है, ये आदमखोर जानवर है, जानवरों का कुछ भरोसा नहीं है, जानवर कब बिदक जाए। लेकिन इससे आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके से लिए लाइसेंस लाजमी है, कानूनी चीज। बिल्कुल लाजमी है। मुझे भी अगर यह अंदाज़ा होता कि ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, तो ये कोई भी रखना चाह रहा है तो लाइसेंस और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके पास। जी बिल्कुल, कराची चिड़ियाघर में उस शेर को जो है मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके जो इनके मालिक हैं उनको और उनके जो साथी हेल्पर और ड्राइवर थे उनको अब से कुछ देर बाद ज़िला जनूबी की सेशन कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। उसके बाद अदालत ही फैसला करे क्या आगे हो। एक बार फिर शेर की ही बात करेंगे। शाराए फैसल से पकड़े जाने वाला शेर कराची चिड़ियाघर शिफ्ट कर दिया गया है। शेर की उम्र 2 साल है और मुकम्मल सेहतमंद है। तफसीलात जानते हैं, जुनैद जावेद वहां पर मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के शारा फैसल से पकड़े जाने वाले शेर को जो है कराची चिड़ियाघर शिफ्ट कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो डॉक्टर्स को इस पिंजरे के बाहर जो है वो तैनात किया गया, ताकि डॉक्टर्स जो है वो इस शेर की सेहत के हवाले से जो है वो चेकअप कर सकें। डॉक्टर्स ने जो है वो तसल्ली बख्श इस शेर की सेहत को करार दिया है। ताहम इस शेर की जो उम्र है वो 2 साल बताई जा रही है। रात 1 बजे के करीब जो है इस शेर को कराची चिड़ियाघर लाया गया था, जिसके बाद से अभी तक जो है शेर यहाँ पर है, जबकि इसके मालिक का जो है वो इंतज़ामिया को अभी तक कुछ पता नहीं है, चिड़ियाघर की इंतज़ामिया को। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि शेर का पिंजरा है जहाँ पर इस वक्त शेर को रखा गया है। न सिर्फ इसकी सेहत के हवाले से बल्कि सफाई सुथराई के हवाले से भी जो है वो ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। जबकि इस शेर के लिए जो है वो जो माजी में यहाँ पर एक शेर हुआ करता था, ये एक पिंजरा खाली पड़ा हुआ था, जिसके अंदर अब एक नया शेर आया। और एक खुशखबरी भी है कराची के शहरियों के लिए कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं, वो यहाँ पर इस शेर को देखकर जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आबदा, हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा शेर की सेहत कैसी है, कितनी साल इसकी उम्र है और ज़्यादा से ज़्यादा इस शेर की उम्र होती कितनी है? जी, इसकी जो शेर की उम्र होती है औसतन जो उम्र होती है वो 15 से 18 साल होती है, और ये तकरीबन 2 से 2.5 साल की उम्र का नर शेर है। ये जो हमें सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो है रात को कल 11:30 बजे के करीब हमारे पास लेके आए थे रात में, और हमें शिफ्ट करते हुए इसको तकरीबन 12:30 बज गए थे। इससे कबल भी हमने देखा कि 1 से 1.5 माह के दौरान सिंध वाइल्ड लाइफ ने बहुत सारे और भी जानवर आप लोगों को दिए, कस्टम्स की जानिब से भी, और लीजिए तो वो कौन कौन से जानवर थे और कितनी तादाद? जी, इसमें उन्होंने अभी हमको जो है वो 14 पाकिस्तानी बंदर दिए हैं, जो कि हमारे पास मौजूद हैं, बहुत हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और विजिटर्स भी आके इनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक कछुआ भी आया? जी, इसी कल के यहाँ पर जो है एक कछुआ भी है खुशकी का, जो हमने अपने केज में रख दिया है उसे। जी बिल्कुल, चिड़ियाघर की रौनकें बढ़ती जा रही हैं। पहले 14 बंदर के बच्चे और इसके बाद फिर एक हिरन के बच्चे की पैदाइश हुई, 2 मोर के बच्चों की पैदाइश हुई, एक शेर अब आ गया है। तो इस तरीके से कराची के चिड़ियाघर के अंदर जो है वो दिन ब दिन जानवरों की तादाद में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। कराची के शहरी भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इन जानवरों को देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं कि उनको निकलने के लिए। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हथनी मधुबाला की चिड़ियाघर से सफारी मुंतकिली का काम तेज कर दिया गया है। हथनी का नया पिंजरा 95% तैयार कर लिया गया है। हथनी की शिफ्टिंग के लिए बनवाया गया कंटेनर भी चिड़ियाघर में मौजूद है। इस पर भी बात करेंगे जुनैद जावेद से। जुनैद, बताइएगा कब तक मुतवक्के है हथनी की मुंतकिली? देखिए जी, हथनी की मुंतकली के हवाले से अभी तो फिलहाल तारीख को तय नहीं किया गया है, ताहम अगले माह
किसी तारीख के अंदर जो है वो हथनी को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। पिंजरे की सूरत हाल यह है कि 95% पिंजरा मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इसके अलावा फोरपॉस की टीम की हिदायत के मुताबिक जो फोरपॉस की टीम ने अपनी जेर निगरानी कंटेनर बनाया था, वो कंटेनर भी जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। ताहम कंटेनर जो है वो अब यहाँ कराची चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया है। सफेद कलर का जो है वो रंग कंटेनर पर लगाया गया है, जबकि कंटेनर पे फोरपॉस के लोगोज भी जो है वो चस्पा किए गए हैं। फोरपॉस की टीम जो है वो मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर कराची चिड़ियाघर का न सिर्फ दौरा कर रही है बल्कि इंतजामिया को इंस्ट्रक्शन भी दे रही है कि किस तरीके से जो है वो हथनी को यहाँ से सफारी पार्क शिफ्ट करना है। सबसे बड़ा मरहला अभी यह है कि हथनी को फिलहाल जो है वो ट्रेनिंग दी जानी है कि किस तरीके से उसको कंटेनर के अंदर जो है वो बिठाया जाएगा और उसके बाद फिर शिफ्टिंग की जाएगी। शिफ्टिंग के दौरान भी फोरपॉस की टीम जो है वो यहाँ पर कराची चिड़ियाघर इंतजामिया और सफारी की इंतजामिया जो है इसके साथ मौजूद रहेगी और अपनी निगरानी में ही जो है वो एलिफेंट की शिफ्टिंग जो है वो करवाएगी। ताहम इस वक्त एलिफेंट को जो है वो अलग जगह पर जो है वो रखा जाने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उसको वक्तन फवक्तन जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। जी, ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है जुनैद, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत चलने वाले सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल में अद्वियात की किल्लत है, जिसके बायस अस्पताल आने वाले मरीज अजियत में मुब्तला हैं। तफसीलात बताएंगी वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी राबेल। मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत चलने वाले सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल में और यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर मरीज़ों को जो है दवाएं मैसर नहीं है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो कि अपने बच्चे की दवाई के लिए यहाँ पर 3 दिन से आ रही है, मगर उनको जो है यहाँ पर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, दवाएँ फराहम नहीं की जा रही हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे जान लेते। जी, मुझे बताएंगे किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है? हम 3 दिन हुए लगातार आ रहे हैं, ना कोई दवाई दे रहे हैं, ना कोई बता रहे हैं कुछ। बाहर की दवाइयाँ इतनी लिख के दे रहे हैं जो हम ले नहीं सक रहे। 2-2 हज़ार की दवाइयाँ कहाँ से लें? हमारे घर किराए के पेट के लिए परेशान है तो दवाइयाँ बच्चों की कहाँ से लें? हम अपने बच्चों को बीमारी से बचा रहे हैं तो हमारे बच्चे वैसे मर रहे हैं। तो हुकूमत को अपील है हमारे लिए कुछ किया जाए, हमारे लिए कोई फंड भेजो, कोई ज़कात भेजो, कोई इसके बच्चों के इलाज के लिए पैसा भेजो। जो ऊपर से आ भी रहा है तो वो इधर खुद रख रहे हैं, हमारे को नहीं मिल रहा इधर कुछ। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ खातून मौजूद है, उनका यही कहना है कि उन्हें वो 3 दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रही है लेकिन उन्हें यहाँ पर सहूलियात मैसर नहीं, उन्हें दवाई नहीं दी जा रही है और दवाएं जो है बाहर की लिख के दी जा रही हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती। उनका कहना है कि बाहर की जो दवाएं हैं वो इतनी महंगी है कि हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, 2 वक्त की रोटी खिलाएं या फिर ये दवाएँ खरीदें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। पाकिस्तान नेवी की शमशीर बहर जंगी मशक पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बताते चले, निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज कराची पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान नेवी की शमशीर बहर जंगी मशक पर ब्रीफिंग उनको दी जाएगी। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कराची से रवाना हो चुके हैं कराची के लिए और थोड़ी देर में वो कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज खुसूस तौर पे एक रोज़ा दौरे पे यहाँ पे जो नेवी की मशकें हो रही हैं शमशीर, उनके लिए आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को शमशीर मशकों पे पाक नेवी की जानिब से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। अब तक का जो उनका शेड्यूल है वो यही बताया जा रहा है कि एक रोज़ा दौरा है और सिर्फ नेवी की मशकों में वो शिरकत करेंगे। ठीक है आजिज़, आपने हमें अपडेट किया कि इलेक्ट्रिक बिल्स के जरिए शहरियों से म्यूनसिपल चार्जेस वसूल करने के मामले पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनसिपल चार्जेस पर हुक्म इम्तनाई ख़त्म करने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने KMC की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त की समाअत 4 हफ्तों बाद मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। मजीद बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल। के इलेक्ट्रिक बिलों के ज़रिए म्यूनसिपल चार्जेस वसूली करने का मामला है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया है। आज फौरी समाअत से मुतल्लिक एक दरख्वास्त KMC हुक्काम की जानिब से लगाई गई, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू हुई। दौरान समाअत अदालत ने KMC के वकील से ये इस्तफसार किया कि आपको अर्जेंसी क्या है, हंगामी नौयत का मामला क्या है, जिस पर KMC वकील का ये कहना था अदालत में अपने दलाइल में कि कई माह से उनके ख़िलाफ़ एक हुक्म इम्तनाई चल रहा है।
KMC ने ये फ़ैसला किया था कि इलेक्ट्रिक बिलों के ज़रिए जो म्यूनसिपल चार्जेस हैं वो सारिफिन से, शहरियों से वसूल किए जाएंगे, लेकिन हुक्म इम्तनाई की वजह से वो वसूली नहीं हो पा रही, जिसके बाद अदालत ने अब फौरी समाअत से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया है कि इस दरख्वास्त को 4 हफ्ते के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान और तारिक मंसूर एडवोकेट हैं, जिनकी जानिब से जो म्यूनसिपल चार्जेस वसूल किए जा रहे थे कि इलेक्ट्रिक सारिफिन बिलों के ज़रिए, उसको रोकने के उससे मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की थी, और जिस पर सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनाई जारी किया था और म्यूनसिपल जो चार्जेस के इलेक्ट्रिक बिलों के ज़रिए लगाने का फ़ैसला किया गया था उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। बहुत शुक्रिया बिलाल, अपडेट कर रहे थे। सदर कराची लाइब्रेरी एसोसिएशन फरहीन महमूद ने गुलबर्ग टाउन की UC 8 में वाक़े कर्नल शेर खान लाइब्रेरी का दौरा किया है। इंतज़ामिया को लाइब्रेरी की बहाली की पेशकश की है, बात करेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। बिल्कुल, कहते हैं दुनिया गोल है। कराची में माजी में बेशुमार लाइब्रेरियाँ मौजूद थीं जो कि वक्त के साथ साथ तबाहली से दो चार हो गई इंतज़ामिया के अदम तवज्जो के नतीजे में। फरहीन महमूद की अगर बात की जाए तो ये सदर हैं कराची लाइब्रेरी एसोसिएशन की। बेशबहा खिदमात हैं इनकी शहर में लाइब्रेरियों की बहाली के हवाले से। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ UC 8 गुलबर्ग टाउन की कर्नल शेर खान लाइब्रेरी, जो कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में वाक़ है। इसका अब से कुछ देर कबल मुख्तलिफ अफसरान के हमरा फरहीन महमूद ने विज़िट किया है, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम बहुत शुक्रिया, ये तो किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है लाइब्रेरी। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त लाइब्रेरियों की कितनी ज़रूरत है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो उससे बाहर लाकर लाइब्रेरियों की तरफ आवाम को कैसे राग़िब किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत खुश आइन बात है कि अगर हम इस तरह के एक्टिविटीज़ या हम इवेंट्स मुख्तलिफ़ पब्लिक लाइब्रेरीज़ में करें तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए और इर्द गिर्द में जो रहने वाले ख़वातीन, हज़रात, बुज़ुर्ग, जो लोग अपने घरों में, अब तो ये हालात हो गए हैं कि अखबारात भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए पब्लिक लाइब्रेरीज़ की बहुत अहमियत है। ज़ाती जो हमारे घरों में या हमारे इर्द गिर्द रहने वालों, रिश्तेदारों के पास एक्स्ट्रा किताबें हों जिनको वो इस्तेमाल सही नहीं हो रहा, वो भी हम लाइब्रेरी को डोनेट कर सकते हैं, और बहुत बेशबहा इस तरह हमारे पास ख़जाना जमा हो सकता है। बिल्कुल, ख़जाना जमा है, उसे यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। शरीफ खान भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे कोरंगी के, उनसे बात करते हैं। गुलबर्ग टाउन में इस वक्त इनकी तैनाती है। बहुत शुक्रिया सर, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ख़ुद चल कर आपके पास आई है और ये कह रहे हैं कि आपकी लाइब्रेरियों को जो है हम दोबारा से बहाल करना चाहते हैं। जो इस महंगाई के ज़माने में जो गरीब तलबा तालबात हैं जो किताबें ख़रीद नहीं सकते, लाइब्रेरीज़ को दोबारा आबाद करके किताबें लेकर आकर NGO से मुख्तलिफ जो डोनर हैं उनसे, ताकि लाइब्रेरीज़ आबाद हो, ताकि गरीब तलबा तालबात को एक आसानी हो सके। तो हमारी ये कोशिश है कि गुलबर्ग के अंदर इंशाअल्लाह ताला एजुकेशन और लाइब्रेरी में भरपूर तवज्जो दी जाए, और इंशाअल्लाह ताला ये टीम आई है और इनसे हम बिल्कुल जो है इनसे फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि इल्म की शम्मा फैलाने के लिए NGO का ताउन हासिल किया जाएगा, और एक मरतबा फिर वो लाइब्रेरियाँ जो कि माजी का हिस्सा बन चुकी हैं दोबारा आबाद की जाएंगी, ताकि वो तलबा व तालिबात जो कि तालीमी अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकते वो आएँ और यहाँ पर आकर अपने। बात फिर बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। बिल में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम के लिए कानून साजी की गई है। तरमीम के मुताबिक एक्ट के सेक्शन 132 के सब सेक्शन 3 में लफ्ज इंस्पेक्टर का इजाफा किया जाएगा। बात करेंगे, आजिज जमाली मासूद मौजूद हैं। आजिज, अपडेट कीजिए। जी हाँ, ये सिंध असेंबली का मंजूर करदा बिल है, लोकल गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट बिल है, तरमीमी बिल है। तीसरा बिल है जो सिंध असेंबली ने मंजूर किया बॉडीज एक्ट पर, जिसको गवर्नर सिंह के दस्तखत के बाद ये मंजूर हो चुका है। इस बिल का जो सेक्शन 132 है उसमें ये एक इंस्पेक्टर का है। सेक्शन 130 में सब इंस्पेक्टर तैनात करदा जो है उनको 50,000 रुपये तक जुर्माने का भी इख्तियार होगा, ये भी किया है। और इस नए कानून के लिखा है अदालत 5 लाख जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा या दोनों का अख्तियार भी होगा। मेरे लिए मंजूर हो चुका है और लोकल एक्ट का नया कानून बन चुका है। जी, आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
करंगी सेक्टर 8B का गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया की गफलत की भींट चढ़ गया है। स्कूल में बिजली और पानी का फुकदान है, खिड़कियां दरवाजे टूट फूट का शिकार हो गए हैं। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा सबा परवेज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी सेक्टर B8 में, जहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है मेरे अकब में। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर स्कूल में जो है वो इस वक्त इतनी खस्ता हालत है कि स्कूल की क्लासेस का जो है वो कोई निज़ाम नहीं है। फर्नीचर टूटा हुआ है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं। उसके बावजूद बच्चे जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल के अंदर जो है वो उस फ्रंट साइड पे जो है वो मैदान में वहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर जो है वो लोग आते हैं और अपना खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। उसके साथ साथ ग्राउंड में जो है वो मवेशियों का और साथ साथ कचरे का ढेर भी लगा हुआ है। लेकिन मेरे साथ जो है वो हेडमास्टर स्कूल के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि क्या वजूहत है और कब से ये सूरत हाल है? शुक्रिया, आप लोग हमारे स्कूल की विज़िट किया आपने, और ये पोजीशन जो आपने देख रही हैं इससे भी थोड़ा टाइम पीछे जाएँ तो बहुत खस्ता हालत थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी गवर्नमेंट ने थोड़े हमारे साथ तावन किया है। फर्नीचर का बहुत बड़ा इशू था हमारे पास। बच्चों को पानी मीठा नहीं है यहाँ पे, पीने के लिए पानी हम टीचरों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए परचेज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी सफाई का ये है कि हमारे पास स्वीपर है। टीचर्स की हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि 800 बच्चे हैं और टीचर हमारे पास है, टीचिंग स्टाफ बहुत कम है। जब हम स्कूल से चले जाते हैं तो ये पूरा ग्राउंड जो है ना, ये नशाई, मवाली और क्रिमिनल बंदे यहाँ आके बैठ जाते हैं। दीवार तो है नहीं कि कोई रोक टोक हो, जानवर हर चीज़ यहाँ ग्राउंड में आ जाती। ये हमारा प्ले ग्राउंड है बच्चों का। जी बिल्कुल, जानवर, नशावर अफराद, हर लोग जो हैं वो यहाँ ग्राउंड में आ जाते हैं क्योंकि ग्राउंड की कोई बाउंड्री नहीं है। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का स्कूल है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने जो है वो चौकीदार रखा गया है, प्राइवेट अपनी जेब से वो तनख्वाह देते हैं उन्हें। और जो है वो इनकी बस यही अपील है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो महकमा तालीम जो है वो इनकी मदद करे ताकि ये स्कूल के बच्चे जो हैं वो साफ़ सुथरी जगह पर जो है वो तालीम हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया सबा, आपने हमें अपडेट किया। ट्रांजिशन ऑफिसर कलदम जिला शर्की नवीद अहमद कोलाची को मुअत्तल कर दिया गया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया। नवीद अहमद कोलाची पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और सरकारी अमूर से अदम दिलचस्पी का इल्ज़ाम है। नवीद अहमद कोलाची पर मुबैना तौर पर ठेकेदारों को कमीशन के एवज 30 करोड़ रुपए अदायगी का भी इल्ज़ाम है। मुअत्तली के दौरान नवीद अहमद कोलाची को सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। डायरेक्टर 2 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने मुअत्तली का हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में महंगाई का तूफान, चीनी रोजाना की बुनियाद पर महंगी होने लगी है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 170 से 175 रुपए और कहीं कहीं इससे जायद में फरोख्त होने लगी है। जी बिल्कुल, कराची में महंगाई का तूफान आ गया है। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम बताइएगा। शहर कायद में चीनी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। होल सेल में चीनी जो है तकरीबन आज 3 रुपये इजाफे से जहां 160-166 रुपये किलो पर पहुंच गई, तो वहीं हम देख रहे हैं कि रिटेल की सतह पर चीनी जो है वो तकरीबन कहीं पे 170 रुपये और कहीं पे जो है वो 175 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम जो कि सदर हैं शहाबुद्दीन मार्केट के। असलम साहब, चीनी की जो कीमतों में इजाफा मुसलसल होता जा रहा है, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, क्या वजूहात है? चीनी महंगी होने की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? उसकी वजह ये है कि हर एक जगह के होते अखराजात, जैसे मेरी दुकान का किराया है 10,000 रुपये, अब जहाँ ये बिक रही है 175 या 180, वहाँ किराया ज़्यादा होगा। हर जो भी होता है कारोबारी वो अपने अखराजात काउंट करता है पहले, उसके बाद वो डिवाइड करता है, फिर डालता है वो माल के ऊपर। ये वजह, और कोई वजह नहीं है। जिस वक्त चीनी की क्रशिंग बंद हुई, हमारे पास बहुत चीनी थी, एक्स्ट्रा चीनी थी, वो उन्होंने क्या किया, जो शैतान लोग हैं सब उन्होंने बाहर पार कर दिया। मैं हर यही बोलता हूँ कि हमें चाहिए कि हमारी बॉर्डर सील हो। इतनी एजेंसीज हैं, उसके बावजूद कोई भी एजेंसी बॉर्डर सील करने की पोजीशन में नहीं है। यानी कि चीनी स्मगलिंग की जा रही है। अब तो दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब स्मगलिंग का फ़ायदा नहीं रहेगा। चीनी जब 90 थी, 95 थी, 100 थी, बहुत बाहर गई, बेहिसाब बाहर गई।
देखिए मोहम्मद असलम, इनका बताना है कि चीनी जो है वो स्मगलिंग की जा रही है मुख्तलिफ ममालिक में, जिसकी वजह से मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा तो जा रहा है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासर हो रहा है और चीनी जो है की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। चीनी की ही बात करेंगे। 4 माह बाद भी यूटिलिटी स्टोर से चीनी का बहरान ख़त्म नहीं हुआ। चीनी की कीमत में इजाफा एक नया इम्तिहान बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 91 रुपए से बढ़कर 146 रुपए किलो हो गई है। मजीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा। मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ रमज़ान के बाद तकरीबन 4 महीने से चीनी का बहरान जो है वो बरकरार था, लेकिन अब टेंडर पास होने के बाद जो है चीनी की फरहमी को मुमकिन किया गया है। लेकिन बात करें कीमतों की, तो कीमतों का में जो इजाफा है वो रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है। 2 दिन में चीनी में जो है वो 9 रुपये का इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की जो कीमत है वो 146 रुपये है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड प्रोग्राम इस्तेमाल करने वालों को जो है वो 100 रुपये में जो है वो मुकर्रर की गई है, और जबकि होल सेल में जो है 167 रुपये की चीनी जो है फ़रोख्त की जा रही है। और रिटेल मार्केट की बात करें तो 170 से 75 के दरमियान जो है वो रिटेलर जो है वो चीनी बेच रहे हैं। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए। इस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे चीनी की कीमतों में इजाफा होना इनके लिए किसी मुश्किलात और परेशानी से कम नहीं है। क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है, तनख्वाह इतनी नहीं है, लेकिन जो महंगाई है वो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रही है। अब अगर चीनी का बहरान जो है वो 4 माह के बाद यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो उसमें भी जो है वो चीनी यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो इस कदर महंगी हो गई है कि वो यूटिलिटी स्टोर से भी जो है वो गरीब आवाम की पहुँच से जो है वो दूर हो गई है। तो शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई में जो है वो कमी की जाए। यूटिलिटी स्टोर पर जो जितनी भी कीमतें हैं, आटा, चीनी, घी, इनमें भी जो है वो कमी लाई जाए। जी, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। होल सेल बाजार में 3 रुपये इजाफे के बाद 166 रुपये तक पहुंच गई है। सिर्फ 2 रोज़ में चीनी 9 रुपये तक महंगी हो गई है। रिटेल में 170 से 175 रुपये तक फरोख्त होने लगी है। बात करने के लिए हमारे साथ काविश मेमन मौजूद हैं। काविश, बताइएगा। देखिए, बिजली की लोड शेडिंग और ज़ायद बिलिंग के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमों ने पहले एहतजाज का रुख इख्तियार किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 2 बड़े एहतजाज किए गए। अब उसके बाद जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। 1 सितंबर को ताजिरों ने मुतफ़क़ा तौर पर इजलास में फैसला किया कि शहर भर में हड़ताल होगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमाद पूनावाला, जो ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साहब, ये बताइएगा, मुतफ़क़ा फैसला है, हमने देखा कि इजलास में कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो भी मुखालफतें हुई उसके बाद एक तरफा फ़ैसला हुआ, सबों ने मिलकर एक फ़ैसला किया है। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले मुल्क भर से जो है हड़तालों की कॉल हुई है, और एक कॉल थी 31 तारीख की, एक 2 तारीख की कॉल थी। और ये मुहिम जो है स्टार्ट की थी कराची के ताजिरों ने स्टार्ट की थी, और लोगों में गहमा गहमी थी। हमें मार्केट से मुख्तलिफ मार्केट जो हमारे साथ अलाइंस हैं वो हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि 31 को बंद रखना है, 2 तारीख को बंद करना है। तो यहाँ पे सब लोगों ने फ़ैसला किया, तमाम लोगों ने, कुछ लोगों का इख्तलाफ भी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एक पेज पर हैं और इंशाल्लाह 1 तारीख को हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हमारे साहब, ये समझते हैं हड़ताल के ज़रिए हुकूमत को दबाव में लाया जा सकता है, क्योंकि अब तक 2-3 इजलास हो चुके हैं और कोई फ़ैसला भी नहीं हुआ है कीमतों के हवाले से बिजली की? देखिए, आपने सबसे जो पॉजिटिव चीज़ इसमें से मीटिंग से जो मिली है वो ये है कि जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ ताजिरों ने 2 तारीख की और 31 तारीख की कॉल दी थी, जब कराची के लोगों ने 1 तारीख की कॉल की तो फौरी तौर पे उन्होंने हिमायत की है। 2 तारीख वाले भी 1 तारीख पे आ गए और 31 वाले भी पहली पे आ गए। तो ये बड़ी कामयाबी है आज की मीटिंग से, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जब मुल्क की हड़ताल होगी तो इंशाल्लाह इसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। हमारा साहब, ये हड़ताल 1 सितंबर के तक होगी या इसके बाद आगे का कोई हिकमत अमली है आपके पास? देखिए, हड़ताल तो इसीलिए की जाती है कि हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो मांगें हैं, जो लोग बार बार एक ही बात कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक, तो के इलेक्ट्रिक तो खाली इशू नहीं है, हमारे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। महंगाई इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन इशू है, पेट्रोल इशू है, काफ़ी चीज़ें हमारी इश्यूज़ हैं। बैंक्स की जो LCs के अंदर जो मामला हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो हम पूरा एजेंडा इंशाल्लाह वो शेयर कर देंगे कल मीडिया को। तो सारी चीज़ें, उन चीज़ों को लेते हुए हमने ये स्ट्राइक कॉल दी, और खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कोई मुज़ाकरात ना हुए तो ये स्ट्राइक की कॉल आगे भी जाएंगी। बिल्कुल, देखें, ताजिर रहनुमा हमाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि मुतालबात अगर मंजूर नहीं होते तो फिर ऐसा एहतजाज का दायरा कर मज़ीद वसी किया जाएगा। 1 सितंबर को तो हड़ताल होगी, लेकिन अगर हुकूमत ने जो ताजरों के मामलात हैं या जो मुतालबात हैं, जिसमें बिजली की कीमतों में जो इजाफे का मामला है, सर फहरिस्त के साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला है, तो ये तमाम मुतालबात जो है वो ताजिर बरादरी ने रख दिए हैं, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो उनके मुतालबात हैं उसको फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। जी, सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात ना होने की सूरत में हड़ताल वसी करने की धमकी दे दी है। हमाद पूनावाला ने कहा है कि सबने मुतफ़िका तौर पर हड़ताल का फैसला किया है। बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया।
ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 319 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले आपको ये बताएं कि चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला भी जारी है। होलसेल बाजार में 3 रुपये इजाफे के बाद 166 रुपये तक पहुंच गई है। सिर्फ 2 रोज़ में चीनी 9 रुपये तक महंगी हो गई है। रिटेल में 170 से 175 रुपये तक फरोख्त होने लगी है। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। होलसेल बाजार की बात की जाए तो 3 रुपये इजाफे के बाद 166 रुपये तक चीनी की कीमत पहुंच चुकी है और सिर्फ 2 रोज़ में चीनी 9 रुपये तक महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। महंगाई की नई लहर सामने आ रही है। बिजली महंगी हो चुकी है और बिजली जो है वो आती भी नहीं है, महंगी हो गई है। इसके साथ साथ चीनी की कीमतों में भी मुसलसल हमने इजाफा देखा है। सिर्फ 2 रोज़ की बात करें तो 2 रोज़ में चीनी 9 रुपये तक महंगी हो गई है। कुछ बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान पर। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 319 रुपये पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये महंगा होकर 346 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, जितनी ज़्यादा बात की जा रही है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट को कम से कम किया जाए, वो बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सबसे पहली बात कि इंटरबैंक में डॉलर जो है 1 रुपये 20 पैसे महंगा होकर 425 पैसे में पहुंच गया, जिसका असर ओपन मार्केट में हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 319 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। साथ ही यूरो भी 1 रुपये महंगा होकर 346 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दिया और बरतानी पाउंड भी 1 रुपये महंगा होकर 404 रुपये पहली बार बुलंद सतह पर पहुंच गया। मार्ची धर्म भी देखा जाए तो 30 पैसे इजाफे से 88 रुपये 30 पैसे की बुलंद सतह कायम कर दिए और सऊदी रियाल जो है वो भी 50 पैसे की बुलंद सतह पर बरकरार है। और माहिरीन यही कंसर्न कर रहे हैं कि जैसे जैसे डॉलर इतना महंगा हो रहा है तो आपकी दराम की लागत बढ़ेगी, महंगाई की रफ्तार में इजाफा होगा। अब मार्केट में कहा जा रहा है कि जो शरह सूद में भी इजाफे की तवक्को की जा रही है, जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट हो या कोई भी सरमायाकार हो कंसर्न शो करें कि पहले ही 22% शरह सूद अगर उसमें मजीद इजाफा होता है तो कर्जे भी लेना कम हो जाएगा और इंडस्ट्री की ग्रोथ में शदीद मुतासर होगी। ठीक है अशरफ, आपने हमें अपडेट किया, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बढ़ती बिजली की कीमत और डॉलर की उड़ान पर सनतकार शदीद परेशान हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सीनियर मेंबर खुरम खलील ने कहा है कि बिजली की कीमत बढ़ने से पैदावारी लागत आसमान पर पहुंच चुकी है। बात करेंगे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। माशी सूरत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात देखे जा रहे हैं। डॉलर जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 300 रुपये से ऊपर है, जबकि ब्लैक में 320 से 325 का फ़रोख्त हो रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? साथ में कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है जानते हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सीनियर मेंबर हैं, खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, क्या क्या हक़ाइक़ इन चीज़ों में? जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जैसे कि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बाहर अपना फोकस करें और जो चीज़ें पहले पाकिस्तान में हम कम प्राइस पे बना के बाहर एक्सपोर्ट कर लिया करते थे, अब वो ये चाह रहे हैं कि नहीं जी कि वो उनके मुल्कों में जाएं, वहाँ पे जाके इसको बनाएं। जैसे ले सपोज़ किया कि भाई जैसे मेड इन पाकिस्तान का जो स्टैम्प था और उसके ऊपर आप जो प्रोडक्ट पहले यहाँ बनाया करते थे उसके रेट काफ़ी कम हुआ करते थे, अब वो सेम रेट आप बाहर जाएँ, बाहर जाके इंडस्ट्री लगाएं, वो ऑलमोस्ट बराबर होने को आ गया। दूसरा ये यहाँ पे आप आए दिन आपको बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसके रेट जो हैं वो लाइन लॉसेस की वजह से या जिसकी वजह से भी जो है वो हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं और हमारी कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। सेम इस तरह हमारे पास जो प्राइसिंग है, मतलब सिंपल पानी जो है वो भी जो है वो हमारे पास जो है वो हमें बाहर से परचेज़ करना पड़ता है, वो भी मतलब उसकी प्राइसेस भी जो है वो आए दिन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। खुरम साहब, अगर हम देखें जो सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि कंसर्न जैसे आपने बताया कि डॉलर जो है 300 से ऊपर है, बाकी यहाँ पे इंपोर्ट की हम बात करें फिर से बढ़ रहा है, बरामदात जो है हमारी एक्सपोर्ट फिर से गिर रही है, तो इसके क्या असरात होंगे आगे चलकर? देखिए इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारे पास सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा ये अगर हम जैसे अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की बात करूँ, अगर हमने फ़ौरन इसकी प्राइस बढ़ा दी है तो जो हमारा कस्टमर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि भाई आपने अचानक 40% कैसे इंक्रीज़ कर दिया। अब हम उसको कैसे जस्टिफाई करें कि जी हम नॉर्मली साल के 10% या 12% मैक्सिमम हम जो इन्फ्लेशन रेट होती है हम बढ़ाया करते थे, अब वो अचानक 40% के ऊपर वो कहता है कि नहीं जी आप अननेसेसरी तौर पे मार्जिन ले रहे हैं।
जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ शदीद कंसर्न्स है और कहा जा रहा है कि जो महंगाई और पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई है कि जो मसनूआत यहाँ बन रही है उसकी कीमतों में 40 से 35% का इजाफा हो गया है। लेकिन जो सारिफीन है वो मानने को तैयार नहीं है, उनको कैसे समझाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि रुपये की कदर मुसलसल कमी हो रही है, बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से किराए भी बढ़े। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल वकील अतीकुर उमैती की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। बात करेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा मुलाकात बारे। जी हाँ, यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में अरब अमारात के जो काउंसल जनरल वो पहुँचे हैं। काउंसल जनरल बख्तर उमैती ने मुलाकात की है इनके निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से। इसमें ख़ुसूसी तौर पे वीज़ा के हवाले से एक अहम बात हुई है, सरमायाकारी के हवाले से बात हुई है। वीज़ा के हवाले से बताया गया है कि कराची में सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर कायम किया गया है था और मुस्तक़िल के लिए वीज़ा सेंटर सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को सहूलियात मुहैया करता है। और इस पे पहली बार ये हो रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे वीज़ा फराहम किए जा रहे हैं, जिसपे निगरान वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर भी मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया और खुसूसी तौर पे सरमायाकारी के हवाले से यूएई की दिलचस्पी है यहाँ पे सरमायाकारी बढ़ाने में, उस हवाले से मकबूल बाकिर ने यूएई के काउंसल जनरल का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने वाइस चेयरमैन इसहाक तैमूरी के हमरा यूनियन कमेटी नंबर 2 शरीफाबाद का दौरा किया। इस मौके पर यूनियन कमेटी नंबर 2 शरीफाबाद के चेयरमैन मोहम्मद अरशाद, वाइस चेयरमैन असद महमूद नियाजी, डेप्यूटी डायरेक्टर पार्क्स लियाकताबाद रेहान हमदानी और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन ने नियाजी पार्क और यूनियन कमेटी नंबर 2 ग्रीन बेल्ट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर आवाम से गुफ्तगू करते हुए फराज हसीब ने कहा कि लियाकताबाद टाउन को सरसब्ज करने के लिए यूनियन कमेटी की सतह पर मरहलावार शजरकारी की जा रही है। शजरकारी मुहिम के तहत लगाए जाने वाले पौधे फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे में मुआवन साबित होंगे। आवाम को सेहतमंद और आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए कोशां हैं। तीसरे जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फस्टाल टूर्नामेंट के मुकाबले अपवा गर्ल्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में खेले जा रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा। तीसरा जश्न आज़ादी जो है फुटसॉल टूर्नामेंट अपवा कॉलेज में कराया जा रहा है और इस टूर्नामेंट के जो मेहमान खुसूसी हैं वो डीजी कॉलेज हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर शदाब हुसैन, हम उनसे बात कर लेते हैं। देखें, कॉलेज एजुकेशन जो है हमेशा सिर्फ तालीम पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो बच्चों में अंदर सलाहियतें होती हैं उनको भी जो है फोकस करता है। और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो आपके यहाँ जो भी इवेंट्स होते हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे फुटसॉल है, अभी फुटसॉल जो है ये समझें कि मेरे ख़्याल से बेबी ऑफ फुटबॉल है, तो फुटसॉल में भी हमारी जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो उसमें बड़े मायनास प्लेयर हैं जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है पूरे जो है पाकिस्तान को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर जो है यही बच्चे हैं जो इनमें से आगे जाएंगे। और यहाँ जो प्रिंसिपल हैं मैडम ने जिस तरह से अभी टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, मैं इसकी जो है यकीनन तारीफ़ करता हूँ। और तमाम सिंध के कॉलेजेस के जहाँ जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उन तमाम के प्रिंसिपल्स को मैं कहता हूँ कि अपना जो है जहाँ तालीमी जो है सरगर्मियाँ जो हैं उन पर ज़ोर दें, उसके साथ साथ बीच में ब्रेक लेकर तो फिर वो खेल की तरफ भी बच्चों को लेकर आएँ। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे डीजी सिंध कॉलेज जो है शदाब, उनका ये कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है खेलों की सरगर्मियों की तरफ भी जो है बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हेल्दी एक्टिविटी, बंदा एक्टिव भी रहता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बंदा जहनी तौर पर ठीक भी रहता है और जिस्मानी तौर पर ठीक भी रहता है। इनका ये कहना है कि फुटसॉल टूर्नामेंट में जो है कराची के मुख्तलिफ कॉलेज की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़ कर जो है मज़ीद जो है इंटर कॉलेज और जो है सिंध कॉलेज गेम्स का भी जो है ये इनेकाद आगे करने जा रहे हैं। अपडेट करने के लिए।